ये घटना है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस दौर में जब मोबाइल या सोशल मीडिया बिल्कुल था ही नहीं, उस वक्त प्रचार के जो भी माध्यम मौजूद थे उन सब माध्यमों का पूरा प्रयोग किया गया था, जिस वजह से टाइटैनिक के विशालता और उसकी खूबियों को देखने के लिए लाखों लोग उत्साहित थे। जिनके पास पैसा और रुतबा था उन्होंने टाइटैनिक के लिए टिकट खरीदे थे। इस जहाज की खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह जहाज 269 मीटर लंबा था तथा इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत के समान थी। बाहर से दिखने में ये जितना आकर्षक और भव्य था, उससे कहीं ज़्यादा ये जहाज अंदर से खूबसूरत था। इसके अंदर में हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप के अलावे दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सारी चीज़ें व सुविधाएं मौजूद थी। अगर इस जहाज को चलता फिरता लग्जेरियस होटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारी सुविधाओं से ये जहाज परिपूर्ण तो था ही, पर इस जहाज को इन सबसे अलग बनाती थी वो थी इसकी सेफ्टी, जिसे दुनिया के सभी इंजीनियरों ने इसे सबसे सेफ जहाज माना था। इसके इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल यानी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इस जहाज के बाहरी परत को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया था। इस जहाज के निचले हिस्से के लिए बेहद ही खास स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इंजीनियरों का कहना था कि यह हिस्सा हर वक्त पानी में डूबा रहता है, जिस वजह से पानी के अंदर के हिस्से में मौजूद यह स्टील बहुत ही कठोर है, जो किसी भी सूरत में खराब नहीं हो सकता। इसके ना डूबने की जो बात कही जा रही थी वह थी इसकी 16 कंपार्टमेंट, जो इसे किसी भी सूरत में डूबने नहीं देता। इस जहाज में सवार होने वाले ज़्यादातर लोग अमीर घराने से थे। इस जहाज में कुछ ऐसे प्रवासी थे जो अपनी नई जिंदगी न्यूयॉर्क में जाकर शुरू करना चाहते थे। इस जहाज की पहली यात्रा के लिए इस जहाज के कैप्टन 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ को चुना गया था, जो काफ़ी अनुभवी और योग्य कैप्टन थे। ऐसा कहा जाता है कि ये इनका आखिरी सफ़र था। इसके बाद ये रिटायर होने वाले थे। इस जहाज पर 2240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन इस जहाज को बनाने वाली कंपनी चाहती थी ये जहाज 6 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंच जाए, ताकि लोग इसकी भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार की भी सराहना करें। आखिरकार टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकल पड़ा। जहाज के कैप्टन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इस महीने में समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा आइसबर्ग मिलते हैं, इसलिए नक्शे में दिख रहे इस रास्ते को छोड़कर उन्होंने इस दूसरे रास्ते से, जो लाल निशान में दिख रहा है, इस रास्ते से जाने का मन बनाया। ये आइसबर्ग, क्योंकि ये आइसबर्ग ग्लेशियर से टूटकर बीच समंदर में आ जाते थे, जैसा कि आप नक्शे में मौजूद लाल रंग को देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशियन में पहुंचते पहुंचते 2 साल का वक्त लग जाता था, जहां ये बिल्कुल छोटे हो जाते थे और कुछ ही समय में समंदर के पानी में विलीन हो जाते थे। इसलिए कैप्टन ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस दूसरे वाले रास्ते को चुना था। ये वो दौर था जब आइसबर्ग को दूर से देखकर इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी उस दौर में जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट लगा होता था, जिसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं। इस जगह पर 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते थे, जो दूर तक देखते रहते थे। रेडियो के जरिए दूसरे साथियों को ये लोग समय समय पर इसकी जानकारी भी साझा करते थे, ताकि जहाज को बिना रोके सामान्य रूप से चलाया जा सके। जब जहाज अपनी आधी मंजिल तय कर चुका था, तब इसे रेडियो के जरिए एक मैसेज दी गई कि आगे एक बड़ा आइसबर्ग है। 14 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी रेडियो के जरिए दी गई। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स रेडियो में मिली इस चेतावनी को सुनकर सारी जानकारी कैप्टन से साझा करते हैं। इस जहाज पर
टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस भी मौजूद थे। जब कैप्टन ने इसकी जानकारी जहाज के मालिक जोसेफ से साझा करी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था समंदर में आइसबर्ग मिलना एक सामान्य बात है और जिस जहाज में हम बैठे हैं वह एक मजबूत और कभी ना टूटने वाला जहाज है। देखते ही देखते समय गुजरता जा रहा था, तभी एक के बाद एक 5 चेतावनी टाइटैनिक को दी गई। आखिरी चेतावनी SS कैलिफोर्निया शिप से दी गई थी। इधर रात के अंधेरे में जहाज अपनी पूरी स्पीड से अपने मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। शाम के 6:30 बज चुके थे जब टाइटैनिक आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जहाज में मौजूद 2 लोग, जिसमें से एक का नाम फ्रेडरिक फ्लीट और दूसरे का नाम रिग्नाल्ड ली, दोनों ऊपरी छोर पर मौजूद थे, पर ठंड और अंधेरे की वजह से इन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। पर ठीक रात के 11:39 पर उसे अचानक से बहुत ही बड़ा सफेद चट्टान नजर आता है। उसने बिना देर किए इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को दी। सूचना पाकर जहाज को रोकने की हर संभव कोशिश की गई, पर एक तो जहाज काफी बड़ी थी और रफ्तार भी बहुत तेज। आखिरकार जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। लोग कुछ समझ पाते कि आखिर हुआ क्या है, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जब कैप्टन ने जहाज के नक्शे से इसका आकलन किया तो पता ये चला कि जहाज के 16 कंपार्टमेंट में से 6 पूरी तरह पानी से भर चुके हैं, जबकि जहाज 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही तैर सकती थी। जहाज के कैप्टन इस बात को समझ गए कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट के भरने का सीधा मतलब होता है जहाज अब हर हाल में डूब जाएगा। टकराव के ठीक 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने आसपास के जहाज को मदद का सिग्नल भेजा ताकि समंदर में मौजूद दूसरी जहाज उनकी मदद को आ जाए, पर लगातार सिग्नल भेजने के बावजूद भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इधर 6 कंपार्टमेंट पानी से पूरी तरह से भर चुके थे। कैप्टन ने जहाज के ऊपर मौजूद सारे लाइफ बोट को उतारने का निर्देश जारी किया, पर जहाज के ना डूबने को लेकर जहाज में लाइफ बोट की संख्या आधी रखी गई थी। जहाज पर कुल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। उसमें कुल 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। इधर लगातार सिग्नल भेजे जाने के कारण आखिरकार एक जहाज कारपेथिया को इसका सिग्नल मिल जाता है। कारपेथिया ने जवाबी सिग्नल में बताया कि वो उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी। अगर कारपेथिया अपने पूरे स्पीड से चलती तो भी उसे पहुंचने में 4 घंटे का समय लगने वाला था। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच चुकी थी। लाइफ बोट पर पहले जाने के चक्कर में सारी और चीख पुकार और डर का माहौल बन चुका था। 1:50 पर जब सारे लाइफ बोट को नीचे उतार दिया गया, उसके बाद भी लगभग 1500 लोग अब भी जहाज में मौजूद थे। लोग बचने के चक्कर में समंदर में कूदने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि समंदर का पानी भी -2 डिग्री का है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडा था। बचाने के सारे रास्ते कैप्टन लगा चुके थे, पर ना ही बाहर से कोई मदद आ रही थी और ना ही उनके सिग्नल का कोई जवाब उन्हें मिल पा रहा था। आखिर कैप्टन ने अपने सारे क्रू मेंबर्स को अपनी अपनी जान बचाने के लिए जहाज से जैसे भी हो निकल जाने को कहा, क्योंकि जहाज पीछे से पूरी तरह उठ चुका था। कैप्टन ने आखिरी दम तक जहाज को न छोड़ने का फैसला ले लिया। आखिरकार 2:20 पर जहाज 2 भागों में टूट गया और देखते ही देखते कभी ना डूबने वाला जहाज हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज को कभी ना डूबने की बात कही जा रही थी, वह मात्र 2 घंटे 40 मिनट पर समंदर की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद कारपेथिया टाइटैनिक के डूबने के स्थान पर पहुंच चुका था, पर कारपेथिया के कैप्टन ने देखा चारों ओर लाशें ही लाशें हैं। जो लोग बोट में सवार थे उनमें से 706 लोग ही जिंदा बचे थे। कारपेथिया बचे लोगों को लेकर न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गया। लगातार चलने के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंच गया, जहां लगभग 40,000 लोग तेज बारिश में कारपेथिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए।
जिसका जवाब आज भी लोगों को नहीं मिल पाया था। कुछ जांचकर्ताओं का कहना है जब टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त सवार सारे लोगों को बचाया जा सकता था। जांचकर्ताओं का कहना था कि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज मौजूद था जो बड़ी आसानी से टाइटैनिक के मुसाफिरों को समय रहते बचा सकता था। पर ऐसी क्या वजह रही कि यह जहाज टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाने नहीं गया? जब जांच के दायरे को बढ़ाया गया तो पता ये चला कि SS कैलिफोर्निया का जहाज रात को आगे ना बढ़ने का फैसला किया था। साथ ही इस जहाज के कैप्टन ने अपने सारे रेडियो रात में बंद कर दिए थे ताकि किसी भी दूसरे जहाज का कोई भी सिग्नल उन्हें रिसीव ना होने पाए। खोजकर्ताओं की टीम ने जहाज को अटलांटिक महासागर में लगातार सर्च करी पर कहीं भी टाइटैनिक का मलबा मिलने का नाम नहीं था। देखते देखते 70 साल का वक्त बीत गया और आखिरकार सितंबर 1985 में टाइटैनिक के मलबे की पहली झलक मिली। रॉबर्ट बेलार्ड वो व्यक्ति थे जिसने टाइटैनिक को खोजा था। उस वक्त से लेकर आज तक इसमें कई शोध हुए कि आखिर ये जहाज जो कभी ना डूबने की बात कही जा रही थी वो कैसे डूब गया। आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसके डूबने की सही वजह क्या रही, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटैनिक का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में था जबकि इसके पीछे का हिस्सा बहुत ही खराब कंडीशन में। अच्छे से जांच करी गई तो पता ये चला कि उस वक्त जहाज में जो रिपीट लगाए गए थे वो रिपीट स्टील के नहीं थे बल्कि कास्ट आयरन के बने हुए रिपीट थे। चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है इसलिए जिस समय आइसबर्ग से यह जहाज टकराया था उस वक्त ये रिपीट कमजोर होने के कारण प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और टूट गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि जहाज में लगे सारे प्लेट्स एक एक करके टूटने और खुलने लगे और जहाज पर पानी भरने लगा। तो दोस्तों देखा आपने, एक छोटी सी गलती ने कैसे सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।